ये सिर्फ एक मोर्चा नहीं है, ये सिर्फ एक रैली नहीं है। हम इसको तिरंगा रैली का नाम इस वजह से दिए है कि हमारी हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लगा के जाएंगे उसमें। उसका एक दूसरा मकसद ये है कि इस साल 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को, और सरकार ने वज़ीर आज़म ने कहा है कि साल भर अमृत महोत्सव मनाना है करके। तो हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, देश के प्रति हमारी आस्था, हमारी मोहब्बत वो भी जताने के लिए हम वहाँ पर कोई राजनीतिक हमारा झंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम देश के तिरंगा लेकर जा रहे हैं। कल औरंगाबाद में अगर कम से कम भी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक कितने नहीं वो ठीक है पुलिस का, लेकिन हमारे पास एक अंदाजे के हिसाब से हमारे पास 250 गाड़ियां सिर्फ औरंगाबाद से निकलेगी। 250 गाड़ियां औरंगाबाद से निकलेगी, हर गाड़ी के ऊपर जो है वो एक तिरंगा रहेगा। और हम मुंबई की तरफ जाएंगे, औरंगाबाद, अहमदनगर, पूना से होते हुए हम एक्सप्रेसवे लेके हम मुंबई की तरफ जाएंगे। अब आपने ये देखा होगा कि हमने अभी तक है तो हमारा वेन्यू फाइनल नहीं बताया है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बम्बई में वेन्यू क्या है करके। हमारा वेन्यू फाइनल हो चुका है, हमारा परमिशन जो है वो हमको मिल चुकी है, लेकिन हम उसकी घोषणा इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर हमने जो वेन्यू फाइनल किए हैं, हमने पैसा भर डाले। पैसा भरने के बाद फिर वहाँ पे कई एनसीपी का नेता पहुँच गया कि कांग्रेस के मंत्रियों के फ़ोन चले गए कि मतलब ये एमआईएम को ये हॉल देना नहीं, ये ग्राउंड देना नहीं करके, और ऐसा कैंसिल किया गया है। हमने इससे पहले जो है वो बीकेसी मांगा था, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वो मुंबई का सबसे बड़ा ग्राउंड है। हम चाहते तो आज़ाद मैदान ले सकते थे, आज़ाद मैदान भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन हमारे लिए छोटा पड़ा होता, तो इस वजह से हमने बीकेसी मांगा। तो पहले बीकेसी ने हमारे से पैसा ले लिया, बीकेसी ने कहा कि आप जाके पुलिस में परमिशन के लिए वो कर दीजिएगा। हम पुलिस के अंदर गए तो पुलिस ने कहा कि नहीं कोरोना है करके उन्होंने वापस कर दिया। दूसरी मर्तबा हमको ये बताया गया है कि जब हमने दूसरी मर्तबा उसके लिए अप्लाई किया तो उनके ऊपर बहुत दबाव आया, और बीकेसी ने हमको ये स्पष्ट उसके अंदर बताया है कि साहब हमको हमारे ऊपर ये है, हम दे नहीं सकते हैं करके। उन्होंने रिटर्न के अंदर हमको दे दिया कि हम परमिशन नहीं दे रहे हैं करके। तो ठीक है, बीकेसी हमने छोड़ दिया है। अब हम कल यहाँ से जाएंगे और जो मुद्दे हमने लेकर गए हैं, देखिए एक तो मुद्दा ये है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से 5% रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने जब हमको दे दिया है, तो ये सरकार जो पिछली जो सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की, उनसे ये इतना ताकत के साथ इतना जोर दे के लड़ते थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तो मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब वही लोग सत्ता में आके बैठे, उनमें से कितने ऐसे हैं जो उस वक्त इतना चीख के लड़ते थे, आज वो मंत्री बने बैठे हुए हैं, सरकार के अंदर है, लेकिन झूठे मुँह ही सही, लेकिन वो एक मरतबा भी जिक्र नहीं करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा लोकसभा के अंदर भी यही वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट तो मांगती है, लेकिन सुप्रिया सुले वहाँ पे खड़े रहती है तो पहले मर्तबा खड़े रहती है कि मराठा को रिजर्वेशन देना है। फिर जब ओबीसी का मामला आता है कि ओबीसी रिजेक्ट हो जाता है, ओबीसी का रिजर्वेशन, तो वो दूसरी मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर भाग के आते हैं और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना बोल के ये वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते हैं, तो ये करते हैं। इसी तरह से जितने भी उनके बाकी दूसरे कांग्रेस के एमपीज हो या दूसरे राष्ट्रवादी के हो, तो ये सब है जो है ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो उनको फायदेमंद है उनके लिए वो खड़े रहते हैं। तो हम क्या सिर्फ एक खिलौना हो गए आपके लिए कि आप इलेक्शन में आएंगे और मुसलमानों से वोट से मांग के चले जाएंगे करके? हमको मिलो ना मिलो, लेकिन कम से कम झूठे मुंह ही सही तुम उस मुकाम के ऊपर जो पहुंचे हैं उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है करके, या तो इसको कबूलो या बोल दो कि भाई हमको नहीं देना है करके। इसमें दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, आपको ये मालूम होगा कि हमने आज से तकरीबन 3 महीने पहले हम शरद पवार साहब से जाके मिले थे, जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं। उसके अंदर कांग्रेस के एक आमदार है, राष्ट्रवादी के एक खासदार है हमारे फौजिया मैडम, हम सब ने जाके मिले थे उनसे और उनको ये बताए थे कि साहब ये ज़मीनें जो है ये हमारे लोगों की है, और इसको अगर इस तरह से लूट खचूट इसकी चालू है और सरकार तमाशाई बनकर देख रही है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। हमने उनसे कहा था कि एक मीटिंग है तो आप मुख्यमंत्री साहब के साथ लगाइए।
हमारा ये अनुमान है कि कम से कम अगर गिरी पड़ी हालत के अंदर भी अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपया जो वक्फ बोर्ड का है, वो पैसा महाराष्ट्र के पूरे अलग अलग कलेक्टर ऑफिस के पास है तो जमा है। वो कौन सा पैसा है जो लैंड एक्विजिशन के अंदर गया है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गया है, कोई रोड की एक्विजिशन के लिए गया है, तो ये पैसा वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो पैसा तो हमारे हक का है, वो पैसा तो हमको मिलना चाहिए करके, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो पवार साहब ने फौरन अपने पीए को बुलाया और कहा कि एक पत्र लिखो और एक मीटिंग जल्दी से लगवाने लगा। आज 3 महीने हो गए, आज एक ना उनके तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कोई मीटिंग की बात हो रही है, ना कोई हमारी जो मांग की है उसके ऊपर आवाज़ ये हो रही है। तो अब हमने तय किया है कि जिसको जो भाषा समझ में आएंगी उस भाषा के अंदर जाएंगे करके। कल बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर डाला जा रहा था कि ये रैली नहीं निकालना चाहिए करके, उसमें नागपुर के एक पीआई ने तो एक लेटर दे डाला कि तुम जा नहीं सकते करके। मैं बोला क्यों नहीं जा सकते है क्या? गाड़ियों के ऊपर कहीं प्रतिबंध है? कोई आपने व्हीकल के ऊपर बैन लगाए है जो आप इस तरह से लिख दे रहे हैं करके? तो हमने तय किया है कि कल सुबह 7 बजे आम खास मैदान के ऊपर से हम लोग निकलेंगे और यहाँ पे हमारे जितने भी अलग अलग ज़िलों के जो औरंगाबाद से होके गुजरने वाले हैं वो लोग भी औरंगाबाद आ जाएंगे, जिसके अंदर बीड़ है, नांदेड़ है, परभनी है, जालना है, यवतमाल, वाशिम, वर्धा। तो यहाँ के भी जितने भी लोग उसमें शामिल होने वाले हैं वो रात में ही हमारे पास पहुँच जाएंगे। उनके रहने का इंतज़ाम किया गया है और सुबह हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के तो हम निकल पड़ेंगे। एक बात ये है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अलग अलग कमिटीज़ को बांटी गई है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ हमें जाना है। चूँकि हम तिरंगा लगाकर जा रहे हैं, हर बात का बहुत ही बारीकी से ये ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पर भी हमारे तिरंगे की बेहुरमती ना हो करके उसमें। अब सिर्फ एक बात ये है कि हमारा वेन्यू जो है, ये मैं महाराष्ट्र के तमाम आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर अभी डिक्लेयर कर दिया है कि कल मुंबई में कहाँ पे आने वाले हैं तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 मंत्रियाँ वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो कैंसिल करवाने लगा देंगे। तो इस वजह से हम वो वेन्यू का डिक्लेरेशन जो है वो या तो रात में करेंगे या सुबह करेंगे। हमारा कार्यक्रम जो है वो कल शाम में रहेगा और उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आने वाले हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ इतना ये अनुरोध करूँगा कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई आप रुकावट लाने की कोशिश ना करें। नियम सबके लिए बराबर है, हमारे लिए भी वही नियम लागू और इसको अगर अच्छे तरीके से अगर आपने हमारे को कोऑपरेट किया तो बहुत अच्छे तरीके से हम आएंगे, हमारा जो मैसेज है वो कन्वे करेंगे। और लोकतंत्र के अंदर हमको ये अधिकार दिया है, लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती और किसी के दबाव के अंदर अगर आप ये करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि अब हमने तय किया है कि हमको जाना है तो जाना है उसमें, तो हम जाने वाले हैं। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम चाहेंगे कि मीडिया भी कम से कम विशेषकर फोटोग्राफर्स अगर हमारे पास, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि इस मुल्क की तारीख के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कभी इतना खूबसूरत मंजर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पर सौों से गाड़ियाँ जो है हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा और वो तिरंगे का जो मंजर रहेगा वो मेरे हिसाब से अपने कैमरों में कैद करने जैसा एक ये रहेगा। तो मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करूँगा कि आप लोग भी इसके अंदर हमारे साथ चलें और देखें कि हम लोग किन जायज़ मुद्दों की वजह से यहाँ पर निकलने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। दुर्दैव ऐसी बात का है कि देखिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि जो ओबीसी समाज का जो रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है, अगर वो भी हमारे साथ जोड़ना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। हम कल जाते वक्त जो कोई गांव के ऊपर वो काका साहेब शिंदे जिसने आत्महत्या की थी, एक तरह से उसने अपने रिजर्वेशन के लिए, अपने समाज के रिजर्वेशन के लिए उस नौजवान लड़के ने अपनी जान की आहुति दी थी। वो अपने खुद के लिए नहीं मरा है, उसने अपने समाज के लिए तो अपनी जान दी थी। तो हम जाते जाते उसको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि जो समाज जिसको भी मिला है, मुसलमानों के साथ हम समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धोखा
किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारी लड़ाई कहीं पर भी नहीं है। आज अगर मराठास को नहीं मिल रहा है तो ये अदालत का मामला है, ओबीसीज का कैंसिल हुआ है तो ये अदालत का मामला है, लेकिन मुसलमानों को तो पूरा है, तो 100% है। तो कोर्ट ने ही कहा है कि इनको एम्पिरिकल डाटा इनका ऐसा है कि जिसकी वजह से इनको मिलना चाहिए करके। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, अब इस हमारे से ये सवाल किया जाएगा कि इसी वक्त क्यों, तो हाँ, हम यही वक्त इस वजह से चुने हैं क्योंकि अब यही नेता दोबारा हमारे चौखटों के ऊपर आने वाले हैं, दोबारा अपनी सभाएं सजाने वाले हैं, दोबारा हमारे लोगों को सपने दिखाने वाले हैं। तो हम उनसे दो सवाल तो करेंगे ना कि हमारी ज़मीनों का क्या हुआ है करके, हमारे रिजर्वेशन का क्या हुआ है करके। तो हमने सही वक्त चुना है, जाएंगे, लड़ेंगे, और इसकी लड़ाई की शुरुआत हुई है, समझ लीजिएगा उसमें। और एक चीज़ साफ तरीके से, अगर इसके अंदर कोई रुकावट आएगी, हम हमारा आंदोलन बहुत तेज करेंगे, बहुत तीव्र आंदोलन करेंगे। फिर उसके लिए अगर मराठा समाज का कोई लड़का अगर मर सकता है तो मुसलमान भी सड़क के ऊपर आकर अपनी लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाएगा करके हमारी पूरी तैयारी उसके लिए। कितने लाख लोग मैं सबके लेता हूँ। मुंबईतून कुठून सुरुवात होणार आहे तुमची रॅली? आणि किती वाजता मुंबईतून सुरू होईल आणि कशी असणार आहे? नहीं, मुंबई हम रैली नहीं, रैली है तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से निकल रही है। हमारे जैसा कोल्हापुर, शोलापुर से अलग टीम निकलेगी, हमारा इधर से नॉर्थ महाराष्ट्र से अलग टीम निकलेगी, हमारा विदर्भा की टीम अलग तरीके से निकलेगी, और मुंबई में जाके हम एक जगह के ऊपर हमारी सभा होगी वहाँ पर, जिसको है तो असदुद्दीन अवैसी साहब संबोधित करेंगे। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ठीक है, मैं MIM का एक खासदार हूँ, अब इत्तेफाक से ये है कि मुसलमानों का इकलौता एक खासदार महाराष्ट्र के अंदर है। पवार साहब एक आध जिताना चाहिए था, कांग्रेस वालों ने एक आध जिताना चाहिए था, तो हम उनके नेतृत्व में जाते थे, लेकिन अब इकलौता हूँ तो मैं इसको लीड कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक हमारे मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, औरंगाबाद में जितने भी हमारे दूसरे पार्टियों के लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबको हमने ये पत्र दिया है और उनको ये कहा है कि इलेक्शन के वक्त में आपको जिसका झंडा पकड़ना है, जिसका मफलर आपको डालना है, आप डालिए, लेकिन एक मर्तबा हम आपसे आजिजी से गुजारिश कर रहे हैं कि एक मर्तबा कौम के लिए देखिए। बाकी के वक्त में यही वो लीडर है जिनकी वजह से इन्होंने अपने जाती मफाद की वजह से अपने पार्टी को बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन अपने कौम को बहुत पीछे छोड़ दिए है। आज हम उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए करके। हमने हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष है, समीर साजिद साहब हो गए हैं, शारिश नक्शबंदी साहब हो गए हैं, इन्होंने अपने अपने लेटर हेड के ऊपर सबको पर्सनली जाके दिए हैं, एक मर्तबा एक मुद्दे के ऊपर साथ में आए। स्पेसिफिक टायमिंग उद्या सकाळपासून ते तुमचा सुरू झाल्यानंतर तो जो एक टाइम टेबल जो असतो ना सभेपर्यंतचा सभा, ते जरा स्पेसिफिक सांगा। नहीं, हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और 7 बजे निकल के हम अहमदनगर पुणे होते हुए हम एक्सप्रेसवे के करीब वहाँ पे हम जितने भी लोग जा रहे हैं उनका वहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे लंच करेंगे, और लंच करके फिर हम लोग सब साथ में जितने भी यूनिट्स जो पश्चिम महाराष्ट्र से भी आ रही है वो सब साथ में मिलके, और 5 बजे ये सभा शुरू होगी। कल अवैसी साहब दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे और वो सभा के वेन्यू के ऊपर आएंगे और 5 बजे वो सभा शुरू होंगी। हम रात में 9 बजे तक ये सभा पूरी कंप्लीट करके कल रात में ही हम लोग अपना वापस हो। राज्यातल्या कोणत्या विभागातून किती लोक मोटरसायकलवर त्या रॅलीवर गाड्या घेऊन जात आहेत? जे कार आहेत तुमच्या रॅली किती लोक, किती गाड्या असतील रॅलीमध्ये, त्याची संख्या काय असेल, किती लोक सभेला येतील असा अंदाज आहे? साहेब, मला हे सांगायचं आहे की फक्त मी जे आमची एक कोऑर्डिनेशन टीम तयार केली होती की डिव्हिजन वाईज आम्ही हे केलं होतं, तर त्याच्या अनुषंगाने औरंगाबाद मधून जे गाड्या निघणार आहे ते यांनी जे आंकड़ा दिलेला है, अब ये इसके अंदर 19-20 भी हो सकता है, लेकिन 320 गाड़ियों का इन्होंने हमारे को ये बताया है। 320 गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ से निकलेगी करके, और बाकी की गाड़ियाँ कहाँ से निकलेगी करके। अब सिर्फ इसमें ये है कि इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया है। हमने महाराष्ट्र के जितने भी हम जहाँ से जा रहे हैं, हमने अहमदनगर पुलिस कमिश्नर
पुणे पुलिस कमिश्नर, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर प्लस एसपीज, ये सबके एसपीज प्लस नवी मुंबई एंड मुंबई पुलिस कमिश्नर्स, उस सबको हमने पत्र दिया कि हमारे को ये हम यहाँ से आ रहे हैं, इसके ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आप थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ जा रही है तो पूरा रोड हम ऑक्यूपाई करके, हम सिर्फ एक लेन के अंदर जाएंगे, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करेंगी। हमारे साथ 3 एम्बुलेंसेस रहने वाले हैं, हमारे साथ पंक्चर बनाने के लिए पंक्चर वाले रहेंगे, हमारे साथ मैकेनिक्स रहेंगे कि गाड़ी किसी की खराब हो गई तो उनको साथ में लेकर चलने करके ये बरं, किती ठिकाणी परवानगी मिळालेली आहे, किती ठिकाणी परवानगी मिळालेली नाही, आणि जर तुम्हाला अडवलं तर मग तुमचं काय? देखिए हाँ, ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि एक मरतबा हमने आपका मान सम्मान इज्जत आपको देकर हमने कैंसिल किए थे हमारा प्रोग्राम, लेकिन इस बार हमको कोई वजह नहीं लगती है कि आप हमारा क्यों हमको रोका जा रहा है करके। हमारी परमिशन कहाँ पे मिली, कितनी मिली है करके ये हम बाद में बता देंगे, लेकिन हम कल प्रोग्राम करने वाले हैं, कल हम जाने वाले हैं, किसी भी सूरत के अंदर जाने वाले हैं। अगर पुलिस चाहती है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको हो जाना चाहिए तो हमारे साथ कोऑपरेट करें। चला बोला. आपण नियमाचे पदाधिकारी तर येतील, परंतु आपण इतर लोकप्रतिनिधीला जे पत्र पाठवले, किती लोकांकडून रिप्लाय आला की आपण सभेला उपस्थित येऊ शकतील म्हणून? देखिए ऐसा है कि जो पार्टी के बड़े नेता है या जो अपने आप को बड़े बड़े नेता मानते हैं, हालांकि एक्चुअल में नहीं है वो, लेकिन वो लोगों की तरफ से तो ये है कि भाई राजनीति क्यों जा रहे हैं, तुमको रिजर्वेशन मिलने वाला है करके। हम तो बोले साहब बताइए ना, हमारे को अगर आज ऐलान नहीं, सत्तार साहब ने नहीं दिए हैं, बल्कि सत्तार साहब का सुनिए ना, सत्तार साहब का भी वो भाषण हमारे पास है कि जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो करके उसमें। अब अगर गवर्नमेंट अगर ये चाहती है, उद्धव साहब ने अगर आज के दिन ये ऐलान कर डाले है कि आने वाले अधिवेशन के अंदर हम ऑर्डिनेंस लेके आने वाले हैं मुसलमानों के रिजर्वेशन के, जैसा आपने लॉलीपॉप 2014 के अंदर मुसलमानों को दिए थे, लॉलीपॉप दिया गया था 2014 के अंदर इलेक्शन के बिल्कुल सर के ऊपर कि जब उनको मालूम था कि अपन हारने वाले हैं, मुसलमान अपने से दूर चला जाएगा, तो उन्होंने हमारे को एक ऑर्डिनेंस लेके आए, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। अब सत्ता में आ गए, अब आपके पास तो बहुमत है, और अब तो आपके पास तो शिवसेना भी है जो अपने आप को मुसलमानों की कोणी येणार आहे का इतर पक्षातले? मॅडम आपल्या सोबत असतात का याला? ते येणार आहेत का? जे आले त्यांच्या स्वागत, जे नाही आले त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। तुम्ही आपल्याला बोलले की मैं पहली बार मुसलमानों का एमपी हुआ हूँ असं म्हणाले, तुम्ही हे विसरले का की औरंगाबादचे एमपी आहेत? देखिए कुछ मुद्दों के ऊपर मेरे हिसाब से एमआईएम का स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर ये मुद्दा अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोई मुसलमान लीडर अगर उठाता, मेरे हिसाब से हम इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन उनकी खामोशी हमको मजबूर कर रही है कि सड़क के ऊपर आना पड़ेगा करके उसमें। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं मुसलमानों के एक सबसे अहम मुद्दे के ऊपर अगर हाथ लगा रहा हूँ, हम कोई गैर कानूनी बात मांग नहीं रहे हैं, जिसको कोर्ट ने एंडोर्स किया है, जिसको हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया है, तो आओ और बोल डालो हमारे को कि साहब हम नहीं देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे हम किसी भी सूरत के अंदर। हमारे को अफसोस और दुख इस बात का है कि इनको देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए कि मतलब जब विपक्ष के अंदर थे तो कैसा लड़ते थे ये देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के साथ कि मुसलमानों को दो करके, आज आने के बाद एकदम बिल्कुल भूल गए। फिर दोबारा आने वाले हैं, नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर आएंगे, फिर मुसलमानों को बोलेंगे दो, हम सेक्युलर है करके, ये एमआईएम जातिवादी है, कट्टर है करके। अरे तुम नेतृत्व करो ना, चलिए सत्तार भाई को नेतृत्व दे दे, मैं पीछे कार्यकर्ता बन के चलता हूँ, ले लीजिएगा, फौजिया मैडम को दे दीजिएगा उसमें, किसी को तो भी बोलिए ना नेतृत्व करे करके उसमें। हमने क्या खामोश बैठ के है तो एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं साहब वो नाराज हो जाएंगे, वो सेक्युलर पार्टियां हैं करके, क्या उसके अभी तो देखिए पैठन का मामला आया है और एक अस्थि का मामला भी आया है। इसके अंदर आप ताज्जुब करेंगे कि मतलब कितने बड़े बड़े, अभी अगली मीटिंग जो है 16 तारीख के दिन वो पूना में है, और पूना में तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन जो है वो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स ने उसको एक्वायर करी थी। वहाँ की पूना की जो टीम है, वहाँ के एजे खान साहब जो रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर है,
वो जमीन है तो हमने वापस वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर कराए है। 40 एकड़ जगह जो है वो गोंडवा कातरज रोड के ऊपर मतलब करोड़ों रुपए की है। वो लोगों ने सोचा था कि मतलब ये जमीन कब आएगी करके उसमें, तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप ये समझ लीजिएगा कि मतलब जितने आते जाएंगे उनका नंबर लगते जाएगा। आष्टी के मामले में साहब क्या है, आष्टी का जो मामला मैं है स्पेसिफिकली ऐसा बता नहीं सकता हूँ जब तक मैं ये देखता नहीं हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि मतलब जहाँ जहाँ के मैटर, जैसा आपने परतूर के मैटर के अंदर, परतूर के अंदर अरेस्ट कराए, परतूर के अंदर भी सेम वैसा ही था। पैठन के अंदर भी 24 एकड़ जमीन जो है वो 24 एकड़ जमीन वहाँ से चली गई है। अब हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को 3 जगह के लिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास एक प्रपोजल है, उनके पास एक स्कीम है कि अगर वक्फ की जमीन है और वो जमीन को डेवलप करना चाह रहे हैं तो गार्डन की स्कीम है, गार्डन या प्लेग्राउंड की। तो हमने 3 जगह के प्रपोजल्स जो है वो भेजे हैं। एक तो जो नक्षत्रवाड़ी की जमीन हमने वापस लिए है उस जमीन का प्रपोजल भेजा है। दूसरा मौलाना आज़ाद कॉलेज के पीछे जो रोजेबाग का जो ईदगाह है उसके पीछे की जो जमीन है वहाँ का एक दिए है, और रेलवे स्टेशन के पास एक दरगाह की जमीन है तो वहाँ का 4-4 करोड़ के 3 प्रपोजल्स भेजे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि एक आध प्रपोजल तो हम कैसे भी उसको सैंक्शन करवा के लेके आएंगे करके। ये एक मुद्दा हो गया। अगर इससे ताल्लुक अगर सबका खत्म हो गया होगा तो एक छोटी सी बात ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के एक अखबार के अंदर ये आया है कि जालना रोड के ऊपर जो एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है 70 लाख रुपये उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब जालना रोड का नया प्रस्ताव बन रहा है, जब हम जालना रोड का पूरा नक्शा चेंज करने की बात कर रहे हैं तो ये रातों रात ये फ्लाईओवर क्यों बनाया गया है, फुट ओवर ब्रिज। मैंने इसके ताल्लुक से मैंने NHAI के जो चीफ जनरल मैनेजर है आशीष असाटी साहब, मैंने दिल्ली में इनके साथ 2 घंटे बैठकर चर्चा की है कि हमने जालना रोड को किस तरह से करना है। वो फाइनल हो गया। यहाँ पे आने के बाद आज पेपर के अंदर फोटो आई है कि वो उसको रातों रात है तो उन्होंने मुकुंदवाड़ी के पास है तो बना दिए है। सिर्फ ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। मैंने NHAI के CGM को और यहाँ के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उनको हमने पत्र दिए हैं कि ये काम जालना रोड का फौरन रुकाया जाए, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज जो है ये सिर्फ डेढ़ प्रोजेक्ट है। सिद्धार्थ गार्डन के सामने अगर दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक आप बैठो, अगर उसके ऊपर से 10 लोग भी चले गए, 10 लोग तो यानी कि सिर्फ ये है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए 70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। रातों रात होते इसको बनाने का काम शुरू किया गया है, तो ये फौरन रोका जाए करके कि हमारी मांग है। न्यायालय का भी वैसी होगा, सब बोगस रहता है, वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं।